नमस्कार दोस्तों, चंद्रा आईएएस के इस शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का मैं पुनः एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जुड़ जाइए अपने दोस्त के साथ। आइए हम सब लोग मिलजुल कर पढ़ते हैं और मिलजुल कर पढ़ेंगे, मिलजुल कर चलेंगे तो सफलता के दरवाजे तक पहुंचेंगे। आइए दोस्तों, जुड़ जाइए अपने दोस्त के साथ। आज का जो हमारा बिंदु रहा, वर्ण विचार ही चल रहा मित्रों। वर्ण विचार पर आज हम आगे वाले बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे। तो आज आइए, हम पढ़े थे जो कल, उसके आगे वाले बिंदु पर अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, अघोष सघोष क्या होते हैं, हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं मित्रों। आज हम बात करेंगे अल्प प्राण महाप्राण से संबंधित कुछ प्रश्न जो एग्जाम में आ जाते हैं। हमारे काफ़ी दोस्त वहाँ साइलेंट होकर चले आते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। आज उसी बिंदु पर विचार करने वाले हैं मित्रों। याद करना, हिंदी व्याकरण में ही वर्ण विचार में होता है एक द्वित्व वर्ण होता है और एक क्या होता है, संयुक्त वर्ण होता है। क्या होता है? संयुक्त वर्ण होता है। एक होता है द्वित्व वर्ण, एक होता है क्या, संयुक्त वर्ण होता है। ये होता क्या, आप पाठ्य सामग्री में नाना प्रकार की पाठ्य सामग्रियों में पढ़ लेते हो, तो जरा आइए आप अपने दोस्त के द्वारा भी समझ लीजिए क्या होता है। जो द्वित्व वर्ण होते हैं मित्रों, जैसे हम इसको परिभाषा के अनुसार भी समझ सकते हैं, हम शब्द भी दे सकते हैं, इसके बारे में समझ रहे हैं द्वित्व वर्ण। जैसे मैंने एक शब्द लिखा क्या, दिल्ली, एक शब्द मैंने लिखा क्या, बिल्ली, एक शब्द मैंने लिखा क्या, बच्चा, एक शब्द मैंने लिखा क्या, कच्चा, एक अनाज का नाम लिखा क्या, मक्का। लिखेंगे मित्रों दोस्त, तो याद रखना सुबह से शाम हो जाएगी, शब्द नहीं खत्म हो पाएंगे। पर मेरा काम, मेरा उद्देश्य क्या है, इस चंद्रा आईएएस के शिक्षण संस्थान की तरफ से आपकी सेवा करना। तो आइए मित्रों, जरा देखो द्वित्व वर्ण किसे कहा जाता है। याद रखना, जब किसी शब्द में कोई वर्ण बीच वाला आधा हो, उसके बाद वाला वर्ण क्या हो, पूरा हो। बीच वाला वर्ण आधा, उसके बाद वाला वर्ण पूरा। बीच वाला वर्ण आधा, उसके बाद वाला वर्ण क्या हो, पूरा हो। ऐसे देखो, बीच वाला वर्ण आधा, उसके बाद वाला वर्ण पूरा हो। ऐसे बीच वाला वर्ण आधा, उसके बाद वाला वर्ण क्या हो, पूरा हो। यदि हम इसको थोड़ा और बढ़ा चढ़ा कर कहें, जैसे पाठ्य सामग्री में प्रश्न बाधित होकर आते हैं, तो हम ये कहते हैं मित्रों, जब किसी शब्द में कोई वर्ण स्वर रहित हो और उसी के समान जाति का वर्ण उसके बाद तुरंत स्वर सहित हो, यानी पूरा हो, तो याद रखना उसी को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसी को द्वित्व वर्ण कहा जाता है। कहानी खत्म हो गई। कितनी आसान परिभाषा में बयां कर दिया दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं संयुक्त वर्ण क्या होता है। संयुक्त वर्ण ये होते हैं मित्रों, जैसे मैंने लिखा, एक शब्द लिखा, जैसे यहाँ लिखा, देखो मुफ्त, मैंने एक शब्द लिखा यहाँ क्या, मुफ्त लिख दिया। तो याद रखना, यही मुफ्त नहीं, ऐसे बहुत से सारे शब्द होंगे। जैसे हम लिख देते हैं दोस्तों क्या, मक्खन लिख देते हैं। ऐसे हम बहुत से शब्द होते हैं, लिख देते हैं। अब संयुक्त वर्ण किसे कहा जाता है? याद रखना, जब किसी शब्द में बीच वाला वर्ण आधा, उसके बाद वाला वर्ण पूरा। जब किसी शब्द में बीच वाला वर्ण आधा, उसके बाद वाला वर्ण पूरा हो। पर याद रखना मित्रों, इसको यदि हम पाठ्य सामग्री की भावनाओं में प्रश्न को बाधित करें तो संयुक्त वर्ण किसे कहा जाता है? याद रखना, जब भी किसी भी शब्द में कोई वर्ण आधा होता है, उसके बाद वाला वर्ण पूरा होता है, यानी स्वर सहित होता है, लेकिन जो दोनों वर्णों की कंडीशन होती है, जो दोनों वर्णों की सिचुएशन स्थिति होती है, समान जाति के ना हो मित्रों। याद रखना, समान जाति के ना हो। यहाँ फा आधा है, उसके बाद तय वर्ण है। समान जाति के तब होते जब आधा ला के बाद जैसे पूरा था, यहाँ आधा चा के बाद पूरा जा, ये समान जाति के हैं। तो समान जाति के जहाँ नहीं होते हैं मित्रों, उन्हीं को क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण कहा जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी। आइए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि हम अपनी आपसी वार्तालाप को आगे बढ़ा सकें मित्रों। जी हाँ, चलिए देखते हैं आगे। तो देखो मित्रों, अब हम आगे क्या आपसी वार्तालाप करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए जरा। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ, देखो फटाफट देखते चलो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि उच्चारण स्थान के आधार पर यदि हम बात करें, क्या उच्चारण स्थान के आधार पर
व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? क्या बांटा गया है मित्रों, या वर्गीकरण किया गया है? हाल ही में 2022 का जो समय चल रहा है मित्रों, अभी हाल ही में जो भी हमारी विषय बहनें या विद्वान साथी जितने भी चंद्रा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म से संबंधित सभी लोग पढ़ते थे या चंद्रा आईएएस के इस शिक्षण संस्थान में ऑफलाइन कक्षा में उपस्थित होकर पढ़ते थे, याद रखना, और प्रश्न यहीं से आया था, सारे हमारे मित्रों का जवाब सही हुआ था। मानो याद करो, वही हमारे मित्र कह रहे थे कि सर याद रखो, ऐसा आपने बता ही दिया था, मानो वही प्रश्न ही आ गए हों। ऐसा नहीं होता मित्रों, याद रखना, जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो प्रश्न यहाँ से नहीं कहीं से भी आए तो जवाब आप सही देकर ही आओगे। आइए देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया। तो जवाब होना चाहिए हमारा कितना, 5 होना चाहिए। पर यह भी गलती मत करना, यहाँ 5 होता है, हमारे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, वहाँ भी उनको 5 वर्गों में बांटा जाता है मित्रों, जिनका नाम कचट तप होता है। जी हाँ, आइए हम देखते हैं यहाँ हम क्या करते हैं। पहले क्या करेंगे मित्रों, यहाँ हम लिख रहे हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान लिख देते हैं और एक जगह नाम लिख देते हैं, और याद रखना एक जगह हम क्या लिख रहे हैं, वर्णों के नाम लिख दे रहे हैं। वर्णों के नाम लिख दे रहे हैं। अब वर्णों के नाम में, क्योंकि वर्ण के 2 अंग होते हैं मित्रों, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। कहाँ भूल गए मित्रों, जरा देखो, एक स्वर होता है और एक क्या होता है, व्यंजन होता है। यानी वर्ण के 2 अंग होते हैं, यानी वर्णों के नाम में स्वर भी आ सकता है और क्या आ सकता है, व्यंजन आ सकता है, जाहिर सी बात है। अब जरा देखो, हम उच्चारण स्थान में जो रख रहे हैं, पहले स्थान पर रख रहे हैं। करना क्या है मित्रों, जो हमारी ध्वनि है, इसका साधन या माध्यम हुआ करता है। लेकिन याद करो मित्रों, जो हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया, बांटा गया है, इसका सिस्टम क्या है। याद करना, जो भी इसमें वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं, आते तो हैं, पर याद रखना जब इनको उच्चारण किया जाता है यानी पढ़ा जाता है, तो पढ़ा जाएगा, हमारे मुख से क्या निकलेगी, ध्वनि। तो ध्वनि किस किस रास्ते से होकर गुजरती है, ध्वनि किस किस रास्ते से होकर गुजरती है, कहाँ टकराती है, कहाँ नहीं टकराती है, उसी आधार पर ये तय होता है मित्रों। यहाँ उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण होता है। आइए जरा हम बात करते हैं, आपसी वार्तालाप न कर कर अपने बिंदु पर ध्यान देते हैं मित्रों। उच्चारण स्थान में जो पहला होता हमारा, पहला क्या होता है, कंठ। क्या होता है पहला, कंठ। कंठ का मतलब ये हुआ, जो भी कोई हम ध्वनि निकालते हैं, किसी भी वर्ण को उच्चारित करते हैं, पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आवाज़ हमारे गले में आती है, जिसको क्या नाम दिया जाता है, कंठे नाम दिया जाता है। तो हमने रखा क्या, कंठ। अब देखो कंठ में क्या क्या आते हैं, कंठ में क्या क्या आते हैं। तो नाम में यहाँ हम लिखेंगे क्या, कंठे लिखेंगे मित्रों। क्या लिखेंगे, कंठे लिखेंगे। वर्णों के नाम में क्या आता है, याद रखना, ऐसे हम लिखते हैं आ, फिर लिखते हैं क्या मित्रों, क वर्ग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आ क वर्ग के सभी आते हैं, यानी का खा गा घा अंगा, क वर्ग। और क्या आते हैं मित्रों, विसर्ग आते हैं। याद रखना इसके साथ है जो अलजीवा होती है, जिसे स्वरयंत्र कहा जाता है, वो भी आता है। क वर्ग, विसर्ग, और क्या आता है आता है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम आगे देखते हैं जो दूसरे नंबर पर आता है। कंठ के बाद क्या होता है मित्रों, अब याद रखना एक चीज, कंठ के बाद क्या आती है, तालु आती है। तालु क्या होता है मित्रों, और तालु का नाम यहाँ अगर रखेंगे तो जिसे क्या कहा जाता है, नाम में हम पढ़ेंगे तो तालब्बे कहा जाता है। बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब तालब्बे में कौन कौन से वर्ण या स्वर आएंगे मित्रों, याद रखना, यहाँ आता है ई आता है, फिर हम कहते हैं च वर्ग आता है, या हम कहते हैं मित्रों, इसके साथ साथ हमारे कोई मित्र बता सकते हैं कि तालु में क्या आएगा, यह और तालब्बे सकार आता है। बहुत आराम से पढ़ना है, सीखता हमेशा नुकसानदायक होती है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ जाता है। हम हमारे परिवार में हम नहीं चाहते मित्रों
कि किसी को इसका खामियाजा या अंजाम भुगतना पड़े। मित्रों आ जाइए तीसरे नंबर पर हम यदि बात करें तो तीसरे नंबर पर जो आता है कंठ के बाद तालु, तालु के बाद क्या आता है मित्रों, मूर्धा आता है। क्या आता है जरा देखो, मूर्धा आता है मित्रों। और मूर्धा उच्चारण स्थान रहा, नाम में हम क्या रखेंगे जरा देखो, मूर्धन्य रखेंगे। क्या रखेंगे, मूर्धन्य रखेंगे। और मूर्धन्य में क्या आता है मित्रों, कोई हमारे मित्र बताएंगे। मूर्धन्य में जो आता है ये आया देखो मूर्धन्य सकार। और याद रखना यहाँ री आएगा, यहाँ आएगा टे वर्ग आएगा। और क्या आता है मित्रों, रे आता है। क्या आता है, रे आता है। जरा बहुत गौर से देखिएगा, री आता है, ये मूर्धन्य सकार री टे वर्ग। और क्या आता है, रे आता है। जी हाँ, इसको गलत मत करिएगा। आगे देखते हैं, मूर्धन्य के बाद चौथा जो होता है कंठ तालु मूर्धा, इसके बाद क्या होता है, दंत होता है। क्या होता है, दंत होता है। और नाम में हम क्या रखते हैं, दंतय रखते हैं मित्रों। अब दंतय में क्या होता है, जरा हमारे कोई मित्र बताएंगे कि दंतय में क्या होता है। दंतय में मित्रों याद रखिएगा हमेशा लय होता है, स होता है, ये लय स। और क्या होता है, लरी होता है। और याद रखना तय वर्ग के सभी आते हैं। यानी स्पर्शी व्यंजनों को कुल 5 वर्गों में बांटा गया है। कचट तप हर एक वर्ग हर एक उच्चारण स्थान के नाम में प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, चार्टी आपके सामने है, याद रखना सारणी आपके सामने है मित्रों। अब आइए, कंठ है, तालु, मूर्धा, दंत। और इसके बाद क्या होता है मित्रों, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है मित्रों, जिसे क्या कहा जाता है, ओष्ठय कहा जाता है। याद रखना हम हमारे जो मित्र होते हैं एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं, बहुत शीघ्रता से पढ़कर चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बताते चलेंगे। कुछ हमारे मित्र जो पढ़े थे इस चंद्रा IAS शिक्षण संस्थान के प्लेटफॉर्म में या ऑफलाइन कक्षा में पढ़े थे, वो आकर ही बताया कि सर आपके पढ़ाने का तरीका अंदाज ही बहुत अच्छा था, आपने जो सारी चीज़ों को जोड़ जोड़ कर बताया था वही चीज़ें एग्जाम में आई थी। याद रखना देखो यहाँ ओष्ठ में मूर्धन्य सकार है मित्रों। यही नहीं, कुछ चीज़ आप पढ़ते चलो अलग से। यह मूर्धन्य सकार हुआ, तालव्य सकार हुआ। इसको देखो, मूर्धन्य सकार तालव्य सकार होगा, इसका प्रयोग जहाँ भी कर देते हैं इससे बना शब्द जो हमारा होता है क्या, अधिकांशतः तत्सम होता है मित्रों। क्या होता है, तत्सम होता है। ओष्ठ हमारा क्या होगा, तत्सम होगा। इसका तद्भव क्या होता है मित्रों, ओठ होता है। क्या होता है, ओठ होता है। याद रखना। फिर आ जाओ इसमें क्या होगा, अब ओष्ठ में यहाँ देखो, ओष्ठ में क्या होगा मित्रों, प वर्ग होगा। क्या होगा, प वर्ग। और क्या होता है, ऊ या ऊ होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। अब आपको क्या करना है, ये हमारे 5 रह गए और 5 में से याद रखना ध्वनि सबसे पहले आई तो कहाँ लगी, कंठ में। और सबसे बाहरी हिस्सा क्या होता है मुखाब्ब का, ओठ। यानी सबसे पहले कंठ से निकली और बाहर किसके द्वारा निकली, ओठ के द्वारा निकली। मित्रों यदि पूछा जाए ध्वनि का जो साधन या माध्यम अपना होता है मुखाब्ब का, उसके आधार पर सबसे बाहरी हिस्सा क्या होता है, तो ओठ होता है। और सबसे अंदरूनी हिस्सा क्या होता है, अंतस्थ वाला हिस्सा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जवाब गलत नहीं होना चाहिए, अंगुली पे नचाना प्रश्नों को, याद रखना ऐसे पढ़ना है। जितेंद्र सर के साथ जुड़े हो, आपको तहलका मचाना है। तो बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं आगे, कुछ और तथ्यों पर चर्चा करना है मित्रों। हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ए, और क्या होता है, ओ, और क्या होता है मित्रों, औ होता है। ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। अब इनको यदि हम नामकरण में बांटे यहाँ उच्चारण स्थान और नाम में, तो क्या करोगे जरा देखो। ए और अ जो होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, कंठ तालु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंठ तालु कहा जाता है। परिणाम में क्या कहा जाएगा उसी पर विचार करेंगे, इसको क्या कहा जाएगा मित्रों। याद करना नामकरण हम यही दे रहे हैं, 6 प्रकार का नाम, 6वां नाम नहीं देंगे क्योंकि इसके आधार पर मैंने पहले पढ़ लिया 5। तो अब देखना है कि क्या करना है, हम नाम नहीं देंगे, उसका उच्चारण स्थान दे रहे हैं।
तो याद रखना ए और अ का जो उच्चारण स्थान होगा इसको क्या कहा जाता है, कंठ जमा तालु कहा जाता है। याद रखना कंठ जमा तालु कहा जाता है। और याद रखना अगर नाम में पूछे तो कंठ्य तालव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंठ्य तालव्य कहा जाता है मित्रों। अच्छा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इसमें हमें क्या रखना है, ए और क्या रखना है, आय रखना है। बात कर रहे हैं अब इसकी बात यदि हम करें तो जरा देखो इसको क्या कहा जाता है, कंठ जमा ओष्ठ कहा जाता है। और यहाँ क्या लिखेंगे, कंठोष्ठ कहेंगे। क्या मित्रों, कंठोष्ठ। जरा देखो कंठोष्ठ है। अब इसमें हम क्या रखेंगे, ओ और क्या रखेंगे, और रखेंगे। बात समझ गए होंगे आप। अब आइए हम देखते हैं इसके अलावा मित्रों याद रखना आ जाता हमारा क्या, वह। क्या, देखो वह आ जाए, जो वह का उच्चारण स्थान क्या है तो आपको जवाब देना है। अब देखो वह होता है यहाँ दंत जमा ओष्ठ होता है, और जिसे यहाँ लिखते हैं दंतोष्ठ या दंतोष्ठ। गलत मत करिएगा, दोनों की वर्तनी तो ये सही होगी पर संध विच्छेद दोनों का सेम होगा। दंतोष्ठ लिखे तो याद रखना उसमें क्या आता है, वह आता है। मित्रों ऐसे होता है, जरा देखो नासिक्य होता है, नासिक्य जो उच्चारण स्थान में आता है, नासिका आता है इसमें नाम में। याद रखना वो क्या आता है इसमें, अंगा आता है। याद रखना हाल ही में एग्ज़ाम जो अभी आयोग ने कंडक्ट कराया था 2022 का, हाल ही में जो हुए मित्रों, प्राइमरी का हुआ था, जूनियर का एग्ज़ाम हुआ था, उसी में आ गया था कि हमारा जो ये अंगा होता है, अंगा होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है पूछ लिया। अरे जो आप वर्ण विचार पढ़े हो पूरी वीडियो को देखोगे ना, ये तो बहुत छोटे प्रश्न हो जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों। आप मिनटों का प्रश्न सेकंडों में, एक सेकंड नहीं लगने चाहिए, तर से जवाब देना चाहिए। जी हाँ, उच्चारण स्थान नाम पूछेगा, और अगर उच्चारण स्थान ना हो, क्योंकि ये लास्ट का पंचमाक्षर या नासिक कहलाता है, करना क्या है, जवाब आपको देकर आना है। तो मित्रों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम अपनी वाणी को आगे बढ़ा सकें, आपसी वार्तालाप कर सकें मित्रों। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों फटाफट, फिर हम आगे चलें। तो जरा देखो अब हम आगे चलते हैं फट से। जरा देखो आगे क्या पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना मित्रों और चीज़ें जो बची फटाफट हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा देखो अब हम बात करेंगे वर्णों पर। मित्रों यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं एक एक चीज़ आगे बढ़ेंगे, फिर हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। तो याद रखें अब हम चल रहे हैं क्या, वर्णों को काउंट करने के लिए, वर्णों को गिनना। तो अब देखते हैं वर्णों को गिनना हमें क्या सिखाता है। याद रखना हमारे हिंदी व्याकरण में जो स्वर की संख्या होती है कितनी होती है, 11 होती है, पर मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। याद रखना इस 33 में क्या आपको मिलेगा, स्पर्शी व्यंजन जिसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, क्या मिलेगा 25, और इसमें 4 मिलेगा अंतस्थ, और 4 मिलेगा क्या ऊष्म, 4 मिलेगा अंतस्थ और क्या मिलेगा 4 ऊष्म। तो एक चीज याद रखना मित्रों, जब 25 हुए ये 8 जोड़ोगे तो देखो यहाँ 8 5 13 और 3 कितने हो गए, 33 हो गए। जी हाँ याद रखना, लेकिन जब इसमें जोड़ेंगे 11 में 33 तो यहाँ आया कितना 44। अब ये जो 44 आया ना, हिंदी व्याकरण में ये क्या निकले,
मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या, या तो हम कह सकते हैं क्या, साधारण वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या, या क्या कह सकते हैं, साधारण वर्णों की संख्या। लेकिन आइए देखते हैं इस 44 में अब हम क्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। हालांकि हम 44 अभियात, एक चीज याद रखना, आपको यदि कहा जाए घोष के आधार पर यानी कंपनी के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या होती है कितनी, तो वहां भी 44 मिलेंगे, और प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती, वहां भी 44 मिलेंगे। तो पर कारण क्या है, चलो हम देखते हैं मित्रों। इसी 44 में हमारे अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये कौन से होते हैं, अंग और क्या होता है, आहा। हम बता चुके हैं इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है, वर्ण के 2 अंग होते हैं। अनुसार और विसर्ग का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, स्वर के साथ, यानी ये अनुसार है ये विसर्ग है, इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है, स्वर के साथ किया जाता है, व्यंजन के साथ नहीं किया जाता। अच्छा, इसके बाद जो हमारे ताड़न जात आते हैं, ताड़न जात जिसे क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त, या क्या कहा जाता है, द्विगुणिक, द्विगुणिक व्यंजन। याद रखना इनकी संख्या कितनी होती है, 2, और ये कौन से होते हैं, ये अड़ा और क्या होते हैं, अड़ा होते हैं। और ऐसे ही होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त जो व्यंजन होते हैं कितने होते हैं, 4, और यही होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और क्या होता है, स्रा। याद रखना जब इसी 44 में क्या जोड़ेंगे, 2 ये जोड़ लिए, 2 ये जोड़ लिए, 4 तो 4 4 कितने हो गए, 8। जरा देखो 44 ये क्या रहा हमारा, साधारण या क्या रहा, मूल वर्ण। पर इसी 44 में जब हम 8 जोड़ रहे हैं, और 8 में क्या क्या है, अयोगवाह, अयोगवाह प्लस ताड़न जात, ताड़न जात प्लस हम कह सकते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। देखो यहां तो हम बता चुके हैं, जब इसको जोड़ोगे तो 8 4 12 के 2 और 1 बचा 5। ये हमारा क्या आ गया, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, यानी कुल वर्णों की जो संख्या होती है, कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 52 होती है। अब आ जाओ मित्रों, हम बताए थे हमारे हिंदी व्याकरण में नुक्ता चिन्ह किसके साथ लगता है, 5 वर्णों के साथ, क, ख, ग, ज और क्या, फ, यही बताए थे। अच्छा, इनमें से ऐसे कौन से हैं या कितने वर्ण हैं जो विदेशी वर्णों में भाग लेते हैं, तो याद रखना क, ज और क्या होते हैं, फ। क, ज, फ जो होते हैं विदेशी वर्णों में भाग लेते हैं। और एक होता हमारा क्या, आगत। क्या होता मित्रों, आगत, जो विदेशी भाषा का स्वर कहलाता है, पर हमारे यहाँ के कुछ विद्वान साथी थे जो हिंदी में प्रयोग कर लिए, इसीलिए इसका नाम आगत दे दिया गया। तो पर याद रखना इसकी कुल संख्या यदि पूछा जाए तो 4 हो गया विदेशी वर्णों की। आपसे पूछा जाए विदेशी वर्णों की संख्या कितनी होती है, विदेशी वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप जवाब दोगे 4। और जब इसी 52 में ये 4 जोड़ोगे, जरा देखो 52 में 4 जोड़ोगे क्या, विदेशी वर्ण, विदेशी वर्ण, तो 52 और 4 कितना हो गया, 56 हो गया। और ये 56 क्या आ गए आपके मानक वर्णों की संख्या, मानक वर्णों की संख्या। कोई कहे हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप जवाब दोगे मित्रों क्या, 56। तो याद रखना मित्रों, आज की कक्षा हमारी यहीं तक थी। पुनः जब हम मिलेंगे तो आपसी वार्तालाप करेंगे। लेकिन हाँ मित्रों, मैं रियल बता दूं, पढ़ाई के प्रति आप थोड़ी सी लापरवाही ना बरतें। कुछ हमारे मित्र होते हैं निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि वैकेंसी नहीं, क्या करें। अरे ऐसे नहीं, क्या करें, वैकेंसी तो आएगी ही। याद रखना जो नियम कानून बने हैं, याद रखना जहाँ कोई कर्मचारी काम कर रहा आज नहीं तो कल तो खाली होगा। बेशक हमारे पास समस्याएं बहुत होती है मित्रों, हम शीघ्रता करते हैं, तो याद रखना शीघ्रता करने से यदि कोई चीज़ तुरंत मिल जाए तो हम सभी भारतवासी शीघ्रता करते करते उस मुकाम तक
पहुंच जाते। ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों। याद रखना, थोड़ा इंतज़ार होगा, लेट होगा पर देर नहीं होगा, लेकिन पढ़ाई बहुत बेमिसाल तरीके से, मजबूती तरीके से करिएगा, ताकि हम बहुत आसानी से उस सफलता के करीब तक पहुंच सकें। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।